मैं आप लोग को फिजिक्स का जो एक चैप्टर था न्यूटन के गति का नियम वो मैं पढ़ा रहा था और उसके अंतर्गत न्यूटन के गति का प्रथम नियम मैं बता चुका हूं कि प्रथम नियम क्या है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं और प्रथम नियम क्या बताता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है और न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है ना वो क्या बताता है। ठीक है, तो आप हेडिंग लिख लीजिए, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। इस द्वितीय नियम को जानने से पहले आपको एक चीज जाननी होगी, समवेग। क्या जानना है आपको? समवेग। समझिए समवेग क्या होता है कि जब कोई गतिशील वस्तु है ना, जब कोई वस्तु गति कर रही है, क्या कर रही है? गति कर रही है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उस वस्तु का द्रव्यमान और उसका जो वेग है उनके गुणनफल को समवेग कहते हैं। ठीक है, या रेखीय समवेग कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि समवेग या रेखीय समवेग क्या है। कि जब कोई गतिशील वस्तु है ना, या गतिशील वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? रेखीय समवेग या समवेग कहते हैं। इसे हम किससे दिखाते हैं? तो याद रखिएगा पी से। किससे? पी से। यानी समवेग बराबर होता है आपका, समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। देखिए समवेग को P से दिखाते हैं, द्रव्यमान को M से और इनटू वेग को V से। यानी P बराबर हो जाएगा M इंटू V, है ना। समवेग क्या हो जाएगा? P बराबर M इंटू V। याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखना है कि समवेग क्या कहलाता है कि गतिशील वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को रेखीय समवेग कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। समवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर M इंटू V। क्लियर हो गया? चलिए, संवेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? ये भी याद रखना है, संवेग एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक है ये भी आपको याद रखना है। देखिए मात्रक कैसे याद रखोगे? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा संवेग का मात्रक। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद आपको जानना है इसका बीमा। क्या जानना है? बीमा। तो बीमा कैसे होगा? किलोग्राम को हम लोग M से दिखाते हैं और मीटर को L से, अब बटे में T है, इसको जब आप लिखोगे तो हो जाएगा ml T का पावर -1, है ना। यानी रेखीय संवेग या संवेग का जो बीमा है ml T का पावर -1। यानी रेखीय संवेग के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। क्या क्या? रेखीय संवेग क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी बीमा क्या होती है और ये कौन सी राशि है। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है। ठीक है, तो न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है वो संवेग पर ही आधारित है, इसलिए हमें जानना जरूरी था संवेग के बारे में। तो समझिए, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर आप बल लगा रहे हो, है ना, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, हम उसके ऊपर बल लगाएंगे तो बताइए उसके वेग में परिवर्तन होगा ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी ना, है ना, और उस वस्तु का द्रव्यमान तो होगा जिसे आप धक्का लगा रहे हो, मतलब उसके संवेग में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन हो गया। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यही कहता है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर, है ना, अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाए, ठीक है, तो उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। बात समझ में आ गया? यानी किसी वस्तु के ऊपर अगर बल लगाया जाता है, ठीक है, तो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। मतलब ये कि जो बल है ना, आरोपित बल, क्या लगाया जा रहा है?
आरोपित बल, जो बल आप लगा रहे हो, आरोपित बल वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर के। ये बात समझ में आ गया, यानी एफ अनुक्रमानुपाती संवेग परिवर्तन, यानी मान लीजिए कि पहले जो संवेग था, ठीक है, संवेग था पहले, वो था P1, और बाद में जो संवेग है, क्योंकि संवेग तो बदल रहा है ना, तो पहले संवेग अगर मान लेता हूं कि P1 है, बाद में संवेग P2 हो गया, ठीक है, तो उसका दर यानी समय के साथ अगर ये संवेग परिवर्तन की तुलना कर दिया जाए तो आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। मतलब F अनुक्रमानुपाती, ये बाद में संवेग P2 हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे P2 माइनस पहले वाला P1 था तो इसको घटा दीजिएगा, अब बटे में आपका दर यानी T है ना। F अनुक्रमानुपाती या समानुपाती P2 माइनस P1 बटे में T। P2 माइनस P1 क्या है, संवेग परिवर्तन है ना, पहले संवेग P1 था, बाद में P2 हो गया तो कितना बढ़ा, मतलब ये कि अगर पहले संवेग 2 था, बाद में 4 हो गया, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो पता चलेगा कि 2 संवेग में परिवर्तन हुआ है, और टाइम में ही हुआ होगा ना, कितने समय में हुआ, तो वो हो गया T। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आप F अनुक्रमानुपाती, देखिए P2। अब एक बात बताइए, पहले वस्तु थी उसका द्रव्यमान अलग होगा, और जब वो डगर कर गई तो द्रव्यमान अलग हो जाएगा? नहीं, यानी पहले संवेग में द्रव्यमान वही होगा और बाद के संवेग में भी द्रव्यमान वही होगा, लेकिन वेग चेंज हो जाएगा, है ना। पहले वाले संवेग में वेग अलग रहेगा, यानी स्टार्टिंग में वस्तु का वेग अलग रहेगा और अंतिम में वस्तु का वेग अलग हो जाएगा। ये बात आप जानते हो ना। तो सिंपल सी बात है, यानी द्रव्यमान सेम रहने वाला है, और दूसरा बाद का संवेग है, इसलिए P2 है, इसलिए हम क्या लेंगे, तो V2 लेंगे। क्या लेंगे, V2 लेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, मेरी बातों को समझिए पहले। V2 लेंगे माइनस P1 है तो यहाँ पे क्या लेंगे, M तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। अब बटे में T, क्या हो जाएगा, बटे में T। अब आप यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, अगर मैं पहले के संवेग का, अगर मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, V1 माना हूँ, ठीक है, और बाद के संवेग का अगर V2 मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, V2, इसमें तो आप थोड़ा सा समझिए एक बात। देखिए, क्या हम लोग पीछे एक चीज पढ़े हैं ना कि प्रारंभिक, क्या चीज, प्रारंभिक वेग को किससे दिखाते हैं, तो आपको V से और U से, ठीक है, और अंतिम, है ना, अंतिम वेग को किससे दिखाते हैं, तो आपको पता है ना, V से दिखाते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले वाला जो संवेग है उसमें जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग हो सकता है, और जो बाद का संवेग है उसमें जो वेग होगा वो अंतिम वेग हो सकता है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गया। तो जो मैं यहाँ पे बाद संवेग के लिए V2 यूज कर रहा हूँ, क्या वो V यूज कर सकता हूँ, और जो पहले संवेग के लिए अगर P1 के लिए V1 यूज कर रहा हूँ, तो प्रारंभिक वेग यूज कर ले पहले संवेग के लिए, तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। यानी बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जहां पे ये V2 में लिख रहा हूं वहां पे लिख सकता हूं U, क्या लिख सकता हूं, नहीं V लिख सकता हूं। क्या है, V है ना अंतिम वाला, तो क्योंकि देखिए बाद वाला P2 है तो यहाँ पे हो जाएगा V, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे U हो सकता है, U हो सकता है, ये कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, पहले आपने ये P1 P2 क्यों लिखा, P1 P2 इसलिए ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठे, ये वाला बैठेगा तो यहाँ पे वेग, और वेग हम लोग प्रारंभिक वेग को U से दिखाते हैं, अंतिम वेग को V से, तो बाद वाला अंतिम हो गया, इसलिए जहां पे हम लिखेंगे वहां पे V दिखाएंगे, है ना। तो देखिए अंतिम वाला P2 वाला, तो उसमें क्या होगा, बाद वाले में V हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए, अब देखिए F अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे दोनों M एक ही जैसा है तो M कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, V माइनस U बटे में T, ये बनेगा। तो देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि त्वरण A बराबर होता है V माइनस U बटे में T, ये हमने पीछे पढ़ाया था। तो देखिए जहां पे V माइनस U बटे में T है वहां पे रख देंगे ये, तो F अनुक्रमानुपाती M इंटू A हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
इसके जगह पे हमने रख दिया a, तो ये हो जाएगा m इंटू ए। अब ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, लगा दिया मैंने k और इंटू a। k एक क्या है तो याद रखिएगा k एक नियतांक है। ये क्या है? एक नियतांक है। ये क्या है? एक नियतांक है। अब k बराबर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो आपका हो जाएगा f बराबर m इंटू ए। क्या हो जाएगा? f बराबर m इंटू ए। यानी न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बल का सूत्र। ये प्रश्न भी याद रखिएगा, क्या प्राप्त होता है? बल का सूत्र। ये किसका सूत्र है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। क्या प्राप्त हुआ? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है। अभी आपको एक चीज दिमाग में डाउट होगा कि सर ये बल क्या है ना, बल क्या है? तो ये कुछ चिंता नहीं करिएगा, जैसे ये वीडियो न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम पढ़ाकर कंप्लीट कराऊंगा, इसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा कि बल क्या होता है, बल के प्रकार कौन कौन से हैं और बल का आवेग क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक कराऊंगा। उसके बाद कराऊंगा कि संवेग और आवेग में संबंध क्या है, ये एक साथ रहेगा। उसके बाद न्यूटन का तृतीय नियम एक वीडियो में पढ़ा दूंगा, यानी टोटल 2 वीडियो में ये और कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक। क्लियर? तो देखिए, तो बल का सूत्र क्या, न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या बताता है? तो बल का सूत्र बताता है। क्या बताता है? बल का सूत्र बताता है। ये भी पॉइंट्स आप नोट करके रख लीजिएगा। और आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती या क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। वो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बताया गया था। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है कि गति के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का सूत्र प्राप्त होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? याद हो गया? चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण, क्या जानते हैं? उदाहरण। यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, संवेग परिवर्तन आपको दिख रहा है ना, तो आप दिमाग लगाइए कि यार संवेग परिवर्तन कैसे होगा। देखिए, जैसे ये मान लीजिए गेंद है, ये गेंद गिर रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले हाथ लगाया ऊपर और जैसे इसे टकराया ना, जैसे गेंद आके इससे टच हुआ तो हम हाथ कहाँ लेके चले गए? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि गेंद नीचे की तरफ ही आ रहा था। तो देखिए, जैसे ये टकराया तो यहाँ पे वेग कुछ अलग था गेंद का, और जैसे मैं खींच कर लेके गया तो यहाँ पे वेग हो गया कुछ अलग। तो बताइए, संवेग क्या कहता है? वेग में परिवर्तन ही है ना। संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल इस संवेग होता है। हमने कहा था कि भैया जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए, जो क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेटर, तो क्रिकेटर जब कैच रोकते हैं ना, तो देखिए अपने क्या करते हैं, जैसे गेंद हाथ में आएगी तो हाथ को कहां लेके जाएंगे? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि सोचिए, जैसे गेंद आकर के हाथ से टकराई, अगर मान लीजिए कि हाथ वहीं पे रख लिए, तो देखिए बल किसके बराबर? संवेग परिवर्तन। यहाँ पे संवेग परिवर्तन हो ही नहीं पाया, इसलिए जैसे टकराएगी हाथों में चोट लग जाएगा, यानी बल ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में? इसलिए वो क्या करते हैं? संवेग में परिवर्तन, यानी गेंद का जो वेग है ना उसमें परिवर्तन ला देते हैं। यानी गेंद को यहाँ पे रोकेंगे और नीचे लेके आएंगे हाथ को। क्यों? क्योंकि गेंद गति में था, तो गति के जो वेग है, गेंद का जो वेग है वो धीरे धीरे कम होगा, और जैसे कम होगा तो हाथों पर चोट कम लगेगा, यानी बल कम लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गया? तो क्रिकेट जो खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट के कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींच लेते हैं? ताकि उनको चोट कम लगे। ये बात आपको समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल समझिए कि जैसे आपने देखा होगा जब अखाड़ा होता है, अखाड़ा में जो क्या बोलते हैं उसको, बॉक्सिंग करने वाला, अखाड़ा में बॉक्सिंग नहीं होता यार, क्या होता है अखाड़े के अंदर? क्या करते हैं, जो पहलवान होते हैं जब लड़ते हैं एक दूसरे से तो मिट्टी को खोद देते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं? खोद देते हैं। अब एक्चुअली मिट्टी खोदने पे फुल्का हो जाती है। फुल्का समझते हो ना? एकदम ऐसे मिट्टी ऐसे ऐसे उठ जाएगा। अब देखिए, पहलवान एक दूसरे को लड़ते समय जब इसके ऊपर मिट्टी पर पटकेगा, तो बताइए, जैसे मान लीजिए कि मिट्टी ऊपर उठा हुआ था, तो जैसे पटकेगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी? दब जाएगी। और जैसे मिट्टी दब जाएगी तो देखिए, इतना टकराया मिट्टी के ऊपर वाले सतह से, और मिट्टी जब बैठी तो वेग में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण पहलवानों को अखाड़े में चोट नहीं लगती है, इससे बचने के लिए। ये बात आपको समझ आया कि जो पहलवान होते हैं वो अखाड़े में मिट्टी को क्या करते हैं? खोद देते हैं, ताकि जो है कि जब उसके ऊपर किसी को पटका जाए तो चोट कम लगे। बात समझ में आ गया? चलिए तीसरा एग्जांपल समझिए
कि जो रनिंग होती है, रनिंग का मतलब जैसे पुलिस विभाग हो गया या फोर्स में हो गया, जब जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, तो जब लॉन्ग जंप किया जाता है ना तो आगे भी खोद कर रखा जाता है ना, मिट्टी को भुरभुरा बनाकर रखा जाता है, ताकि जब यहाँ से जंप करेंगे तो उसी मिट्टी के ऊपर जाकर पैर गिरेगा, तो पैर गिरेगा तो क्या होगा, मिट्टी का ऊपर फुल्का वाला सतह पे जैसे पैर टकराएगा तो वो नीचे की तरफ मिट्टी दब जाएगी, जैसे नीचे की तरफ दबेगी तो संवेग में परिवर्तन हुआ और टाइम लगा, तो टाइम लगा इसलिए क्या हुआ कि बल कम हो गया, जिसके कारण उन्हें चोट नहीं लगती है। अगर आप छत पर से बालू के ऊपर कूदते हो तो आपको चोट नहीं लगे, क्यों कि बालू भुरभुरा होता है, जैसे कूदोगे तो बालू दब जाएगा, जैसे दबेगा तो संवेग में परिवर्तन हुआ ना, संवेग में परिवर्तन हुआ तो आपको चोट कम लगेगी। इसलिए छोटे बच्चे या जो भी बालू के ऊपर कूदते हैं तो उन्हें चोट नहीं लगती है। अगर वही चीज आप जमीन पर कूदोगे तो वो दबेगा नहीं, और नहीं दबेगा तो आपको चोट लग जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, न्यूज में संवेग परिवर्तन होगा ही नहीं। और समझिए एग्जांपल, गाड़ी की जो सीट होती है, गद्दा होता है, गाड़ी आपने देखा ना, सीट पे बैठते हैं हम लोग, सीट जो गद्दा होता है, गद्दा क्या होता है, फोम का होता है ना, जैसे ऊपर बैठोगे गद्दा दब जाएगा, दब जाएगा। जब मान लीजिए कि गाड़ियों में स्प्रिंग भी तो लगा होता है, जब गाड़ी ब्रेकर पे आता है तो स्प्रिंग क्या होती है, अप डाउन चोई चोई करती है, तो जो स्प्रिंग चोई चोई करती है वो स्प्रिंग क्या कर रहा है, पहले क्या किया कि जब ब्रेकर आया तो जब ये आपका वजन जो है कि स्प्रिंग को दबाव डालेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, दबेगा, और जैसे नीचे की तरफ दबेगा तो संवेग में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण बल ज्यादा उत्पन्न नहीं होगा। अगर संवेग में परिवर्तन नहीं होगा ना तो समझ जाइए कि बल ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा और चोट लग सकती है। क्या लग सकती है, चोट। इसलिए गाड़ियों के अंदर जो स्प्रिंग होता है वो लगाया जाता है ताकि संवेग में जो परिवर्तन है ना वो क्या हो जाए, कंट्रोल किया जा सके। अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो बल ज्यादा हो जाएगा, और बल ज्यादा हो जाएगा तो चोट ज्यादा लग सकती है। ये बात आपको समझ में आ गया। इसी तरह जो गद्दे होते हैं, गाड़ियों में गद्दे भी बिछाए जाते हैं ताकि जब गद्दे पर बैठा हुआ इंसान को ना फिर ऐसा महसूस हो कि गाड़ी मूवमेंट्स नहीं कर रही है और उसे चोट भी न लगे। ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है। उसके बाद और समझिए, वो क्या करते हैं ना, वो कराटे वाले बॉक्सिंग करते वक्त जो खिलाड़ी होते हैं एक दूसरे को जैसे मारते हैं ना, तो देखिए जैसे हाथ यहाँ पे सटेगा ना तो फट से वो मुंडी पीछे लेके जाएगा। क्यों, जैसे यहाँ पे सटा तो यहाँ पे बेग अलग, खींच के ले गया तो बेग अलग हो गया, यानी संवेग में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण उस बॉक्सर को चोट कम लगती है। और समझिए, जैसे आप कभी सामान मंगाते हो ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाओगे या किसी चीज से सामान मंगाते हो तो उस सामान की जो पैकिंग होती है वो फोम में भर कर देते हैं। किसमें देते हैं, फोम में, ताकि वो पैकेट जब गिरे ना तो गिरने के बाद वो क्या ना हो तो उसको चोट कम लगे। फोम पे ही पूरा संवेग परिवर्तन हो जाए, और फोम पे संवेग परिवर्तन हो जाएगा तो चोट कम लगेगी, और चोट कम लगेगी तो अंदर जो सामान है वो क्या होगा, तो फूटेगा नहीं और सुरक्षित रहेगा, आपके साथ आपके हाथों में मिल जाएगी। उसके बाद और समझिए एग्जांपल, जैसे आप वो क्या बोलते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो जो है कि बर्फ की सिल्ली को तोड़ देता है। आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि टाइल्स को लोग तोड़ देते हैं, कई सारे टाइल्स को तोड़ देते हैं, ईंट को तोड़ देते हैं। ऐसा कैसे संभव है, तो समझिए, देखिए हाथ है, अब ध्यान सुनिए, ये हाथ है, बहुत तेजी से जब लाएंगे ना तो हाथ में क्या जनरेट हुआ, बल। क्या जनरेट हुआ, बल। अब जैसे बल लेकर आएंगे, जैसे उसके ऊपर मारेंगे ना, किसके ऊपर, ईंट के ऊपर या टाइल्स के ऊपर या बर्फ की सिल्ली के ऊपर, तो जैसे मारेंगे तो पूरा बल संवेग में परिवर्तित हो जाएगा। और पूरा संवेग, यानी मान लीजिए कि ये समझिए टाइल्स से, तो यहाँ पे आपने हाथ मारा इस ऊपर वाले सतह पे, तो जैसे मारोगे तो पूरा बल इस संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे संवेग में परिवर्तन होगा तो ये पूरा संवेग नीचे तक आ जाएगा। वेग कहाँ तक आ जाएगी, नीचे तक आ जाएगी, और जैसे नीचे तक आएगा तो क्या हो जाएगा, क्रैक, टूट जाएगा। आपको समझ में आ रहा, कैसे, जब हाथ से मारोगे तो पूरा बल ट्रांसफर हो गया किसके ऊपर, संवेग के रूप में, और जैसे ऊपर से टकराएगा पूरा वेग नीचे तक लेकर आएगा, उसके बाद ये चटाक से टूट जाएगा, बर्फ की सिल्ली टूट जाएगी। ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है ये आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया क्या क्या टॉपिक्स लेके आने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। पहला लेके आऊंगा टॉपिक्स आपका होगा बल, क्या होगा, बल, और दूसरा टॉपिक होगा आवेग, क्या होगा, आवेग, और तीसरा टॉपिक होगा संवेग तथा
आवेग में संबंध, यानी ये 3 टॉपिक होगा एक वीडियो में। उसके बाद एक और लास्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पढ़ाऊंगा कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम कौन सा है, क्या कहता है उसका उदाहरण। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जितना मैंने बताया सब आप नोट करिएगा कॉपी पे और अपने हिसाब से बनाइएगा कॉपी, तो बहुत ही बेस्ट होगा आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए, या आप कोई एकेडमिक क्लास 9th 10th 11th 12th में अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।